नमस्कार बच्चों, आपके द्वितीय प्रश्न पत्र में निबंध चयनी का पुस्तक हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद एक लघु उपन्यास आकाश की छत आपके इस प्रश्न पत्र में है, जिसके लेखक हैं रामदरस मिश्र। उपन्यासकार रामदरस मिश्र के बारे में हम अपने पिछले व्याख्यान में अध्ययन कर चुके थे। आज हम आकाश की छत जो उपन्यास है उस पर बात करेंगे। रामदरस मिश्र ने दो बहुत बड़े बड़े उपन्यास लिखे, पानी के प्राचीर और जल टूटता हुआ। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि मिश्र जी की रचनाशीलता में एक निर्णायक मोड़ आता है, और ये मोड़ था लघु उपन्यास की ओर प्रवृत्त होना। उपन्यास के आंचलिक रूप को छोड़कर या उसके साथ ही एक नए शिल्प का संधान करना, और निश्चित रूप से यह मिश्र जी की रचनाशीलता का ही परिचायक है। वैसे रामदरस मिश्र अनुभव की जिस जमीन पर खड़े होकर अपने उपन्यासों की रचना कर रहे थे, उसके लिए आंचलिक शिल्प का चुनाव एक सही और आवश्यक निर्णय था। अंचल विशेष के जीवन पात्रों की चारित्रिक विशेषताएं, उनके सामाजिक रीति रिवाज, सांस्कृतिक परंपराओं के निर्माण में अंचल के परिवेश की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और बच्चों, वहाँ के जीवन की जो विशिष्टताएं हैं, कमजोरियां हैं, वो आंचलिक जीवन परिवेश के साथ संबंधित होती हैं। इसलिए जीवन और परिवेश के संघर्ष को उभारना आंचलिक उपन्यास की रचनात्मक शर्त होती है। लेकिन इस शिल्प विधान की जो निश्चित ही एक विशिष्ट जीवन बोध को रूपायित करने के लिए आविष्कार जिसका किया गया था, उसकी कुछ मर्यादाएं भी थी, उसकी कुछ सीमाएं भी थी। इसमें कभी कभी जो विशेष परिवेश है, वहाँ की भौगोलिक विशेषताएं, वहाँ का सांस्कृतिक बोध की चर्चा इतना विस्तार ले लेती है कि उपन्यास में कार्य का विकास ही रुक गया प्रतीत होता है। जीवन के आंतरिक उद्वेलन के जो मार्मिक प्रसंग हैं, वो ज़्यादा मात्रा में उपन्यास में नहीं आ पाते, लेकिन वैसी वैचारिक प्रखरता भी नहीं आ पाती। साथ ही साथ संस्कृति के नाम पर बहुत कुछ कृत्रिम और औपचारिक जीवित बना रहता है। आंचलिक उपन्यासों में संस्कृति के प्रति गहरा आकर्षण परिवेश के साथ किसी न किसी प्रकार से चिपके रहने की प्रेरणा बन जाया करता है। तो ये बात नहीं है कि मिश्र जी ने अपने आंचलिक उपन्यासों में इन मर्यादाओं पर अतिक्रमण किया है, लेकिन प्रत्येक रचना की अपनी ऐसी कुछ शर्तें होती हैं, रूपगत शर्तें होती हैं, जिनका निर्वाह करना ज़रूरी होता है। तो ऐसे में लेखक का जो भावबोध है, उसकी भी मर्यादाएं बन जाती हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है बच्चों कि वो लेखक स्वयं अपने द्वारा निर्मित काव्य रूप की, कथा रूप की कमजोरियों को समझे और नए भावबोध के अनुरूप अपने काव्य रूप में संशोधन करे, उसका परिष्कार करे। तो ये एक विरोधाभासी कहा जाएगा कि ऊपरी तौर पर उपन्यास के शिल्प के प्रति लगभग उदासीन दिखाई देने वाले रामदरस मिश्र वास्तव में शिल्प के प्रति एक अतिरिक्त सावधानी उनके अंदर हमें दिखाई देती है। तो पानी के प्राचीर और जब जल टूटता हुआ दो उपन्यास लिखने के बाद, एक बड़े बड़े उपन्यास लिखने के बाद, बीच का समय मिश्र जी के भावबोध और रचना रूप में नए बदलाव के संकेत देता है, और ये बदलाव उनकी कला और जीवन चेतना की कोई
नई उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह तो आंचलिक बोध की मर्यादाओं के अतिक्रमण की एक ईमानदार कोशिश कही जा सकती है। तो बीच का समय में गांव आता है, लेकिन स्मृतियों के रूप में। हालांकि यहाँ गांव का होना न होना उतना निर्णायक नहीं है जितना निर्णायक है गांव का जीवन और उसकी विडंबनापूर्ण स्थितियों को प्रस्तुत करने का तरीका, जो कथानायक की स्मृतियों में लगातार चलता रहता है। सूखता हुआ तालाब के कथानक का संबंध सीधे सीधे गांव के जीवन से है, लेकिन उसका भी रचना विधान मिश्र जी के उक्त दोनों बड़े उपन्यासों से बिल्कुल अलग तरह का है। बीच का समय में भावना का रंग कुछ अधिक गाढ़ा है। लगता है जैसे प्रेम की संवेदना में घुल मिलकर आने वाला जो जीवन का यथार्थ है वो ज़्यादा स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ यदि हम बात करते हैं वस्तु संयोजन की, तो एक नए किस्म का कसाव हमें इस छोटे से उपन्यास में दिखाई देता है। कथानक की एक निश्चित लय गति है जिससे उसका विकास लगातार होता हुआ दिखाई देता है। वस्तु के संकलन में चुस्ती सूखता हुआ तालाब की भी अपनी निजी विशेषता है। घटनाएं जैसे संवेदना के प्रवाह में तिरोहित हो गई है। तो इन दोनों स्तरों को आकाश की छत में रामदर्श मिश्र जी ने बड़े ही युक्तिपूर्ण ढंग से संयोजित कर दिया है। इस छोटे से उपन्यास में, लघु उपन्यास में जो कथा का कसाव है वो बहुत बढ़िया बन पड़ा है, और इसके कथानक की जो विशेषताएं हैं, इस उपन्यास के कथानक की जो विशेषताएं हैं, उस पर हम अपने अगले व्याख्यान में बात करेंगे। धन्यवाद।